क्या होता है। तो आज इसको समझना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जब बनता है तो इन्हीं से रिलेटेड बनता है, परवर्ताव्यूह और सममित एवं विषम सममिताव्यूह, फिर इनवर्स वगैरह निकालना तो मैं आगे के वीडियो में समझाएंगे, आगे के लेक्चर में। तो आज का टॉपिक अपना समझना है परिवर्ताव्यूह, परिवर्ताव्यूह, जिसको कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। परिवर्ताव्यूह क्या होता है, सिंपल वे में समझना है। यदि किसी आव्यूह की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए, मतलब उनको इंटरचेंज कर दिया जाए, पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाए और स्तंभों को पंक्ति। अब पंक्तियों को स्तंभ बनाओगे तो स्तंभ तो अपने आप पंक्ति बन जाएंगे। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का परिवर्ताव्यूह कहलाता है। तो यदि किसी आव्यूह की पंक्ति तथा स्तंभों, यदि किसी आव्यूह की पंक्ति तथा स्तंभ, रो एंड कॉलम्स का परस्पर विनिमय किया जाए तो प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का परिवर्त कहलाता है, परिवर्त कहलाता है, ठीक है ना। और आव्यूह इसको जब लिखते कैसे हैं, आव्यूह ए के परिवर्त को या परिवर्त आव्यूह को ए डैश या एडी, इंग्लिश में पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, हिंदी में कहें तो ए का परिवर्त। क्लियर है। तो यदि किसी आव्यूह की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का परिवर्ताव्यूह कहलाता है। और आव्यूह ए के परिवर्ताव्यूह को ए डैश या एडी से व्यक्त करते हैं, समझ में आ रही होगी ये बात। तो जैसे ये कोई आव्यूह है, कुछ भी है, कुछ भी से मतलब कैसा भी करना, उसका वर्गाकार होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे 2 3 4 1 5 7, ये इसका क्रम क्या है, 2 क्रॉस 3। टेक्निकल परिभाषा में आपको समझाऊंगा। तो ए का क्रम 2 क्रॉस 3 है, तो ए का जो परिवर्त होगा, ए का परिवर्ताव्यूह, ए का परिवर्ताव्यूह वो क्या होगा, इसको आप एडी से लिखोगे और क्या करोगे, पंक्ति और स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दोगे, मतलब पंक्तियों को स्तंभ बना दोगे, स्तंभों का पंक्ति। तो आपको क्या करना है, ये पंक्ति ऐसे है ना, इसको ऐसे बना दो, 2 3 4 और 1 5 7, ये। तो ये क्या आ गया, इस आव्यूह का परिवर्त। इसका क्रम 2 क्रॉस 3 है तो इसका क्रम हो जाता है 3 क्रॉस। समझ में आ रही है बात। तो पंक्तियों को स्तंभ बना दिया, स्तंभों को पंक्ति। तो अगर किसी आव्यूह की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का परिवर्ताव्यूह कहलाता है, ठीक है ना। तो ये यहां तक आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये ध्यान रखना है ना। अब मैथमेटिकल या टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए तो जैसे ये कोई आव्यूह है, इसका क्रम
अब देखो मैं इसका अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो a11 a12 a21 a22 a31 a32। तो देखो जैसे ये 4 था, ये 4 यहां आ गया, इस 4 का स्थान यहां पर कितना था, देखो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ था a13। अब इसके परिवर्तन में क्या हो गया है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ था a13 किसमें बदल गया, a31 में। मतलब 4 का स्तंभ पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में था, अब कहां पर हो गया, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। इसका क्रम कितना था, 2 क्रॉस 3। परिवर्तन का क्रम कितना हो गया, 3 क्रॉस 2। तो यही मैंने टेक्निकल बात लिखी है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका क्रम m क्रॉस n है तो इसके परिवर्तन का क्रम क्या हो जाएगा, n क्रॉस m। और ai किसमें बदल जाएगा, aj में। मतलब उसका स्थान बदल जाएगा, i की पंक्ति j वें स्तंभ में है तो j की पंक्ति i वें स्तंभ में हो जाएगा। मतलब उल्टा हो जाएगा, जैसे पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में है तो परिवर्तन में क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में आ जाएगा। ऐसे जैसे आप कोई सा ले लो a12 यहां पर कौन है, 3, तो ये परिवर्तन में a12 की जगह a21 पे आ जाएगा, देखो 3 है ना। सिंपल बात समझ में आ रही है। तो मैथमेटिकल टेक्निकल लैंग्वेज है, सीधी सीधी लैंग्वेज है। यदि किसी आव्यूह की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्लियर है। अब इसके कुछ अपने गुणधर्म हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज भी आपकी समझ में आ रही होगी। तो अब a डैश से व्यक्त करा सकते हो परिवर्त आव्यूह को या at से। at से मतलब है ट्रांसपोज ऑफ a। आपकी एनसीईआरटी बुक में a डैश लगा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, a डैश लिखो या at लिखो। इसके कुछ अपने गुणधर्म हैं। छोटी सी बात, परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म, परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पहला गुणधर्म ये है कि अगर किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त कर दिया जाए, टी लगा लो या डैश लगा लो, तो वो स्वयं के बराबर हो जाता है। और बिल्कुल करेक्ट बात है भाई। जैसे अगर कोई आव्यूह ए है, कुछ भी लिखा है जैसे 1 2 3 4 5 6, अब इसका परिवर्त आप निकालोगे तो पंक्तियों को स्तंभ बनाओगे 1 2 3 4 5 6। अब फिर दोबारा से जब इसका परिवर्त करोगे तो फिर पंक्तियों को स्तंभ बनाओगे 1 4 2 5 3 6। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1। ये तो क्लियर बात है। तो किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त स्वयं के बराबर होता है। क्लियर। दूसरा गुणधर्म क्या है इसका, कि अगर किसी आव्यूह में कांस्टेंट का गुणा किया जाए तो उसका परिवर्त किया जाए, तो कांस्टेंट का गुणा करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सीधी बात है, अगर उसमें 3 का गुणा कर दूं फिर उसका परिवर्त करूं या 3 को बाहर निकालकर परिवर्त कर दूं, एक ही बात है। मतलब इसमें 3 का गुणा करके परिवर्त करूं या इसके परिवर्त में 3 का बाद में गुणा कर दूं, तो कांस्टेंट का गुणा करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तीसरा है, अगर दो आव्यूह समान कोटि के हैं तो उनके योगफल का परिवर्त, देखो मैंने डैश लगा दिया यहाँ टी लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी लिख लो। तो यदि a तथा b समान कोटि के दो आव्यूह हों, एक ही कोटि के, तभी तो उनका योग संभव होगा। तो अगर a और b एक ही क्रम के दो आव्यूह हैं तो उनके योगफल का परिवर्त उनके परिवर्तों के योगफल के बराबर होता है। मतलब a प्लस b का ट्रांसपोज बराबर
चौथा ये भी समझना है, अगर दो आव्यूह के गुणनफल का परिवर्त, जब तक गुणनफल संभव होना चाहिए, तो गुणनफल संभव कब होता है, ये आपको पिछले लेक्चर में आपने समझा रखा है कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो गुणन संभव होता है। तो दो आव्यूह के गुणनफल का परिवर्त जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें तो यही क्रम रहता है, इसमें क्या होता है, ये उलट जाता है, ये होता है b का परिवर्त इनटू a का। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी करवाएगा, दो आव्यूह दे देगा और कहेगा सत्यापित कीजिए कि a इनटू b का ट्रांसपोज बराबर b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो इसके चार ही गुणधर्म हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेनली जो किताब में जो क्वेश्चन आएंगे वो इनसे रिलेटेड आएंगे। तो परिवर्त आपके दिमाग में ढंग से सेट हो गया होगा कि यदि किसी आव्यूह की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का परिवर्त कहलाता है, ठीक है ना। और आव्यूह a के परिवर्त को हम at या a' से व्यक्त करते हैं। टेक्निकल बात करी जाए तो अगर कोई आव्यूह a बराबर aij है, उसका क्रम n क्रॉस n है, तो इसके परिवर्त का जो होगा a' जो होगा या at होगा वो aji हो जाएगा, और उसका क्रम m क्रॉस n की जगह पे क्या हो जाएगा, n क्रॉस n। सीधी बात है, इसका क्रम 2 क्रॉस 3 है तो इसका क्रम कितना हो गया, 3 क्रॉस 2। इसका अवयव जैसे मान लीजिए a13 है, यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, a31 हो जाएगा। अरे पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में, तो यहाँ पर तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ में आ जाएगा। तो ये था हमारा परिवर्त आव्यूह। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आगे भी आपके काम आएंगे, ठीक है ना। जब बीएससी पढ़ोगे ना, बीएससी में तब भी वहां पर मैट्रिक्स तो पूरी बुक आएगी और वहां पे ये चीजें जरूर आएगी, ठीक है ना। आप देखिए ना, इसके बाद इसमें इंपोर्टेंट टॉपिक और आ रहा है जिसका नाम है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आव्यूह मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। और परिवर्त और सममित और विषम सममित ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो सममित आव्यूह क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है ना। तो किसी आव्यूह के सममित होने के लिए पहली बात तो ये याद रखना कि वर्गाकार होना चाहिए, ठीक है ना। तो वर्गाव्यूह ही सममित बनता है। कब बनता है, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सिंपल की बात समझते हैं, फिर टेक्निकल बात करेंगे। एक वर्ग आव्यूह कैपिटल ए, वर्ग आव्यूह का मतलब जितनी पंक्ति है उतने ही स्तंभ होने चाहिए उसमें। तो एक वर्ग आव्यूह कैपिटल ए सममित आव्यूह कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है। अब यदि ए का परिवर्त ए के ही बराबर आ है, मतलब उसका परिवर्त करने पर स्वयं के बराबर आ है, ठीक है ना। ये समझ में आ रही है। तो अगर किसी आव्यूह का परिवर्त, अगर किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त स्वयं के ही बराबर हो जाए तो वो आव्यूह क्या कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है। देखो पिछली वाले टॉपिक में पढ़ा था किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त स्वयं के बराबर होता है, तो राइट बात थी। अब मैं ये कह रहा हूं किसी आव्यूह का परिवर्त ही स्वयं के बराबर हो जाए तो समझ लेना वो कैसा आव्यूह है, सममित। लेकिन वो वर्गाकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्गाकार। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, जैसे अगर कोई आव्यूह के वर्गाकार है, ये देखिए दोनों ही लैंग्वेज लिखता हूं। वर्गाकार का मतलब क्या है, ये देखिए ना, मतलब उसमें m पंक्ति है तो m ही स्तंभ होनी चाहिए। मैंने यहाँ n नहीं लिखा है जानबूझ के, समझ में आ रहा है। ये यहाँ कहना कि यहाँ भी n लिखना, तो जो वर्गाकार कह दिया है, क्या कह दिया है, वर्गाकार। हमने हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है कि आव्यूह एक ऐसा वर्गाकार। यहाँ पर मैंने इसका क्रम क्या
ये देखो सममित आव्यूह होता है यदि aij, मतलब अब मैं उस क्वालिटी बता रहा हूं, ये तो हम जान रहे हैं कि परिवर्त स्वयं के बराबर आ है, मतलब aij का मान aj के मान के बराबर होता है। ये चाहे aj ij के बराबर हो या नहीं हो, मतलब ये क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, aij इसके बराबर हो aj। जैसे अब आप एग्जांपल से समझो, जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया 2 3 4 3 5 6 4, ध्यान से समझना 4 6 7। अब ये वर्गाकार तो है, क्या ये आव्यूह सममित आव्यूह है? तो चेक कर लो ना, a का परिवर्त किसके बराबर आना चाहिए? a के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने जानबूझ के ऐसे उदाहरण लिया है, तुम कहोगे सर आपने कैसे बता दिया? मैंने क्वालिटी ये रखी है कि aij का मान aj के बराबर होना चाहिए। जैसे a12 a21 के बराबर, a13 a31 के बराबर, a23 a32 के बराबर, और ये तो a11 है, a11 तो a11 के बराबर ही होगा भाई, कोई आपको अवयव स्वयं के बराबर होता ही है। a11 a22 a33 ये तो चाहे जो रख लो, लेकिन इनको बराबर रखना, a12 a21 के बराबर, a13 a31 के बराबर, a31 a23 a32 के बराबर, तो ये क्वालिटी अपने आप आ जाएगी उसमें, मतलब अपने आप ही सिमेट्रिक बन जाएगा। आप चेक करके देख लो, तो यहाँ पे तुम a का परिवर्त निकालोगे तो क्या आएगा? बनाओ पंक्ति को, इसका बनाओ, अरे इसको ऐसे लिखो 2 3 4, फिर इसको ऐसे लिखो 3 5 6, इसको ऐसे लिखो 4 6 7। आपने क्या देखा? ये तो a के बराबर ही आ गया, 2 3 4 3 5 6 4 6 7, मतलब हमने a का ट्रांसफर करके देखा वो किसके बराबर आ गया? a के ही बराबर आ गया। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया, अतः जो आव्यूह ये है ना वो कैसा है? सममित आव्यूह है। ये देखिए, तो ये समझ में आ गई होगी बात। किसी आव्यूह का परिवर्त अगर स्वयं के बराबर हो जाए तो वो आव्यूह कैसा कहलाता है? किसी आव्यूह का परिवर्त अगर स्वयं के बराबर हो जाए तो वो आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है ना? तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सममित आव्यूह क्या होता है, ठीक है ना। और अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज की बात करूं तो कोई भी आव्यूह में वर्गाकार होना चाहिए, सममित कब बन जाएगा? मतलब उसके एलिमेंट ऐसे लिखना कि aij किसके बराबर हो? aj के। जैसे a13 a31 के बराबर, a12 a21 के बराबर, a23 a32 के, फिर इसको सॉल्व करके देखोगे तो गारंटी की बात है सममित बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। क्लियर? इसके बाद इसमें आता है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हैं इसको, विषम सममित आव्यूह, जिसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो मैथमेटिकल परिभाषा जो बताई जाती है वो इसके लिए बताई जाती है कि आप एग्जाम्पल स्वयं से देने लग जाओ, ठीक है ना। अब अगर आपको टेक्निकल बात बतानी होगी तो फिर कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो दोनों ही लैंग्वेज को समझ के चलना, ध्यान से पढ़ना है। तो विषम सममित आव्यूह क्या होता है? बिल्कुल एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह कैपिटल ए विषम सममित आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह कैपिटल ए विषम सममित आव्यूह कहलाता है कब? यदि सममित में तो a का परिवर्त a के बराबर ही था, इसमें a का परिवर्त किसके बराबर आना चाहिए? -3। किसके बराबर आना चाहिए? -3। मतलब उस किसी भी आव्यूह का
ये मेरा वर्ग अवयव है ए, ये विषम सममित होगा, विषम सममित होगा कब, यदि इसके अवयवों में ये क्वालिटी होनी चाहिए। देखो वहां तो ए आई जे का मान केवल ए जे आई के बराबर था, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए आई जे का मान 0 होना चाहिए कब, जब आई बराबर किसके है, जे, और ए आई जे का मान माइनस के ए जे आई के बराबर हो कब, जब आई इज नॉट इक्वल टू। ये क्वालिटी होनी चाहिए अवयवों की, मतलब किसी भी आदि के अवयवों की अगर ये क्वालिटी है तो वर्गाकार तो होना चाहिए। अगर ये क्वालिटी रखते हैं वो, तो समझ लो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और वो आदि 100% क्या बनेगा, विषम सममित आदि बनेगा। ये चीज याद रखनी है, मतलब ए आई जे का मान 0 हो कब, जब आई बराबर जे, जैसे a11 a22 a33, कहने का मतलब उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो और शेष अवयव कैसे हो बेटा, इस चिन्ह से हो। मतलब ए आई जे का मान माइनस ए जे आई हो तब जब आई बराबर नहीं है जे के, जैसे a12 माइनस के a21 के बराबर हो, a13 माइनस के a31 के बराबर हो, इस प्रकार वहां तो बराबर थे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने देखो ये एक उदाहरण लिया, 0 0 0, यहाँ 2, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ -4। और देखो मैंने इसी प्रकार का उदाहरण लिया। अब मैं कंडीशन चेक करूं तो ये 100% सेटिस्फाई होगी, ये 100% विषम सममित आदि है, तो मैंने उनकी क्वालिटी ही ऐसी ली है। मैंने इस थ्योरी से ली है, मैंने उसको नहीं देखा, इसको देखा, तो अगर मैं उसको चेक करूंगा तो ये 100% पास हो जाएगी। देखो मैंने अवयव कैसे लिए भाई, इनका स्थान क्या है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक। अब आप चेक करके देखो कि ये विषम सममित है। देखो मैंने क्वालिटी क्या ली है, देखो आई का मान जब जे के बराबर है, देखो ये आई ये जे बराबर होते हैं, 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, 3 3 के बराबर। तो जब आई बराबर जे है तो उस अवयव का मान कैसा लिया है, 0। वास्तव में मैंने 0 लिया, समझ में आ रहा है। अरे यहाँ आई जे के बराबर है, अरे a22 है, ये a11 है, ये a33 है, तो मैंने जब आई का मान जे के बराबर है तो अवयव का मान कैसा लिया है, 0। और जब आई का मान जे के बराबर नहीं है, जैसे a12 आई जे के बराबर नहीं है, तो इसका मान माइनस के a21 के, मतलब ए आई जे की वैल्यू माइनस के ए जे आई के बराबर हो गया। जैसे a12 माइनस का a21 है, देखो 2 ये माइनस, तो अब इसका माइनस करोगे तो ये आएगा, इसका माइनस करोगे तो ये आएगा। मतलब विपरीत चिन्ह के होने चाहिए, एंटी साइन, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। मतलब ए आई जे माइनस के ए जे आई, यही कह रहा हूं माइनस के ए आई जे बराबर ए जे आई, समझ में आ रहा। तो ये विपरीत चिन्ह के रहना है। अब इसको चेक करोगे तो बिल्कुल ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब करके देख लेंगे एक बार, निकालो इसका परिवर्त। परिवर्त में क्या करते हैं, पंक्ति और स्तंभों को बदल देते हैं। आप ही बदल दो इसको, पंक्तियों को किसमें बदल दिया, स्तंभों में 0 2 -3 -2 0 4 -2 0 4 और 3 -4 0 3 -4 0। ये अब मैंने क्या किया, इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा, सबके चिन्ह बदल जाएंगे। शून्य का तो कोई चिन्ह नहीं होता, शून्य तो शून्य रहता है, प्लस हो या माइनस, बाकी सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो क्या आएगा, 0 माइनस का बदल गया प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये 0, ये प्लस माइनस प्लस 0 पे ऐसे लिखा। अब आप देखो इसको ढंग से, ये जो आंकड़ा है ये क्या है, ये है 0 2 -3 -2 0 4 3 -4 0। इसका मतलब किसके बराबर हो गया, 1 माइनस बाहर। तो आपने क्या देखा कि a का परिवर्त किसके बराबर हो गया, -2। और यही हमने परिभाषा में लिखा था कि एक वर्गात्मक कैपिटल A विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि a का परिवर्त किसके बराबर हो, -2। तो a का परिवर्त a के बराबर हो जाए तो सममित, सीधी बात, और a का परिवर्त -1 के बराबर हो जाए तो विषम सममित। अब उदाहरण
टू वन माइनस के इंटू वन के बराबर होना चाहिए। तो देखो a1 टू वन माइनस के इंटू वन के बराबर हो जाएगा। तो इस ये इसका ऋणात्मक ये इसका बात समझ में आ गई होगी। तो विषम सममित आव्यूह और सममित आव्यूह ये आपको ढंग से आने चाहिए। इनके ऊपर एक प्रमेय है वो मैं आपको समझाता हूँ, क्या क्वालिटी रखते हैं ये देखना समझना। तो प्रमेय क्या कहती है, ये क्वालिटी है सममित और विषम सममित पर आधारित है। ये कहती है कि यदि ए कोई वर्ग आव्यूह कोई भी हो, ठीक है, वर्ग आता अवयव कैसे भी हो, कोई जरूरत नहीं है मुख्य विकर्ण के अवयव 0 0 हो या a1 2 a2 1 के बराबर, कैसा भी हो वर्ग आकार होना चाहिए, ठीक है ना। तो यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो तब प्रमेय क्या कहती है, नंबर 1 अगर उस आव्यूह में उसके सममित को जोड़ा जाए, सॉरी उसमें उस आव्यूह में उसके परिवर्त को जोड़ा जाए, ध्यान से समझना, किसी भी वर्ग आव्यूह में उसके परिवर्त को जोड़ा जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो एक सममित आव्यूह होगा, एक सममित आव्यूह होगा। ये प्रमेय कहती है कि किसी वर्ग आव्यूह में यदि उसके परिवर्त को जोड़ दोगे तो जो नया आव्यूह आएगा निकल के वो ऐसा होगा, कैसा, सममित आव्यूह होगा। और दूसरी बात, अगर उसके परिवर्त को घटा दोगे, अगर उसके परिवर्त को घटा दोगे a माइनस kt, तो 100% है कि जो प्राप्त आव्यूह होगा वो एक विषम सममित आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। ये देखो ये क्वालिटी होता है। अब इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं, ये देखिए मतलब ये सममित होगा, ये विषम सममित होगा। तो चेक कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट, मान लेते हैं, माना a p मान लो, उसको कुछ भी मान सकते हो आप, p मान लो, वो ये कह रहा है कि ये सममित है, क्या है ये सममित, तो इसका परिवर्त इसके बराबर ही हो जाना चाहिए, मतलब p का परिवर्त p के बराबर ही होना चाहिए। इसको तो मैंने p नाम दे दिया, ये पूरा नहीं पूरा सममित कब होगा, जब इसका परिवर्त इसी के बराबर आ जाए, अर्थात इसको मैंने p कह दिया तो p का परिवर्त p के बराबर आ जाए तो सममित होगा। तो चेक कर लेते हैं, सममित दिखाना है इसको, तो p का परिवर्त किया हमने तो कैसे लिखोगे, a प्लस kt का परिवर्त। और अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि दो आव्यूह के योगफल का परिवर्त उनके परिवर्तों के योगफल के बराबर होता है। इसको a समझ लो, इसको b समझ लो, अरे दो ही तो मैट्रिक्स है, कोई भी नाम है। तो हमने देखा कि इनका जो परिवर्त करेंगे योगफल का तो इसका भी होगा और इसका भी होगा और इसका भी। ये देखिए आपने अभी मैंने परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म में पढ़ाई है कि किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त स्वयं के बराबर होता है, ये भी राइट बात है। इसको क्या लिखोगे, a लिखोगे। अब इसको पहले इसको बाद में लिख सकता हूं क्या, क्यों नहीं, दो आव्यूह के योगफल, तो आव्यूह की जो योग संक्रिया है वो क्रम नियम का पालन करती है। ये सब रिजल्ट है, कारण है इनके, जो a प्लस b बराबर किसके होता है, b प्लस a के, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस kt, और ये किसके बराबर होगा, a प्लस a p के, तो p का परिवर्त p के बराबर हो गया, और a का परिवर्त a के बराबर था तो ये सममित था, और p का परिवर्त p के बराबर है तो p कैसा होगा, सममित। p बोले तो कौन, a प्लस kt। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि साहब p का मतलब a प्लस kt कैसा होगा, एक सममित आव्यूह होगा। मैं अभी इसको क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रमेय ये कहती है कि अगर किसी वर्ग आव्यूह में उसके परिवर्त को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह कैसा हो जाएगा, सममित आव्यूह हो जाएगा। भाई ये मैट्रिक्स तो बनेगी
दूसरा पार्ट क्या कहता है कि अगर उसको घटा दिया जाए तो विषम सममित बन जाएगा। चेक कर लो, सेकंड पार्ट कर रहा हूं इसी में, ये तो समझ में आ गया होगा। अब मैंने इसको a माइनस a2 को कोई भी नाम दे दो, आप q नाम दे दो, ये देखो। तो अब ये q विषम सममित कब बनेगा, जब q का परिवर्त माइनस q के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, माइनस q। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। देखो ये देखो, अभी समझ में आ रहा है। तो q का परिवर्त करके देखो, इसको विषम सममित दिखाना है। क्या होगा, अगर इसके ऊपर परिवर्त किया है तो इसके ऊपर भी करना पड़ेगा, ये देखिए। और योग और अंतर में एक ही बात होती है, दो आदमी के योग का परिवर्त उनके परिवर्तों के योग के बराबर होता है, सेम अंतर में भी चलता है, ये देखो। तो इसका भी परिवर्त हो जाएगा और इसका भी परिवर्त हो जाएगा, सीधी बात। ये वाली कंडीशन यहाँ पर फिर लागू होगी, किसी आदमी का परिवर्त सेम के बराबर होता है, इसकी बात है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको यहाँ ऐसे तो नहीं लिख सकते क्योंकि योग क्रम नियम का पालन करता है, अंतर थोड़ी कर जाएगा। तो इसमें से क्या किया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने पर ये एक प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, देखो q की। तो q का परिवर्त किसके बराबर हो गया, माइनस q के। q बोले तो ये, तो इसका परिवर्त भी तो माइनस के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये कन्फर्म हो गया कि q का मतलब a माइनस at क्या होगा, एक विषम सममित आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। समझ में आ गई होगी बात। तो यदि किसी वर्ग आव्यूह में उसके परिवर्त को जोड़ा जाए तो नया आव्यूह सममित बनेगा, और यदि परिवर्त आव्यूह को घटा दिया जाए तो विषम सममित आव्यूह, ठीक है ना। सेम प्रोसेस है, मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी की कोई आव्यूह से सममित या विषम सममित है तो कांस्टेंट का गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी में एक बात और समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जैसे मैंने क्या पढ़ाया है कि a प्लस at सममित होता है, तो अगर इसमें मैं 1/2 का गुणा कर दूं, नई बात समझना, अगर a प्लस at सममित है तो 1/2 a प्लस at भी कैसा होगा, सममित होगा, सममित होगा। और 1/2 a माइनस at कैसा था, विषम सममित था, तो 1/2 का गुणा करने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो भी कैसा होगा, विषम सममित होगा। मतलब कोई आदमी यदि सममित या विषम सममित है तो कांस्टेंट का गुणा करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब मैं थोड़ी देर के लिए इन दोनों को जोड़ के देखूं तो 1/2 a प्लस at प्लस 1/2 a माइनस at, ये मैं एक रिजल्ट लाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि सवाल में प्रूव करवाएगा। तो इन दोनों को जोड़ा, ये सममित और ये विषम सममित, इन दोनों में से कॉमन में क्या आ गया, 1/2, यहां से क्या आएगा a प्लस at और यहां से क्या आएगा a माइनस at, समझ ना, a से a कट जाएगा, क्या आएगा 1/2 a और a कितने हो जाएंगे 2a, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा a। तो ये निष्कर्ष निकला कि अगर कोई वर्ग आव्यूह a है तो उसको क्या लिखा जा सकता है, 1/2 a प्लस at और प्लस 1/2 a माइनस at। आगे पीछे लिख दिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन के आता है कि एक वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करके रखना कि किसी वर्ग आव्यूह A को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में
ये सम्मित बना दिया और ये विषम सम्मित बना दिया, उनके योग के रूप में मैंने इनको व्यक्त कर दिया। तो आज की क्लास में आपकी तीन बातें समझ में आई होंगी। पर्वत आदि क्या होता है, सम्मित आदि क्या होता है, विषम सम्मित आदि क्या होता है, पर्वत आदि के गुणधर्म और ये प्रमेय। तो यदि एक कोई वर्ग आदि है तो उसमें उसके पर्वत को जोड़ोगे तो सम्मित बनेगा, पर्वत को घटा दोगे तो विषम सम्मित बनेगा। और कांस्टेंट का गुणा करने पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर ये सम्मित है तो 1/2 का गुणा करने पर सम्मित ही बनेगा, और ये विषम सम्मित है तो 1/2 का गुणा करने पर विषम सम्मित बनेगा। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो किसके बराबर आएगा, 1। मतलब आदि ए को ये लिखा जा सकता है। तो ये एक एक्स्ट्रा नोट समझ लेना कि किसी वर्ग आदि ए को एक सम्मित तथा एक विषम सम्मित आदि के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये सम्मित और ये विषम सम्मित। तो आज की क्लास में आपकी ये पूरी बात समझ में आई होगी। अगली क्लास में आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे, आदि पर के इसकी प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन कराएंगे।